हेलो दोस्तों, मैं संदीप और हम कर रहे थे 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का। ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इवन करंट अफेयर जो होगा वो जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर यहाँ 10 मिलने वाला है। दरोगा का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या जो भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीके आता है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं सेट में देखे होंगे। तो बिना देर करते हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा ये है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि कितनी है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित कब किया गया और परिवर्तित करके क्या रखा गया। तो 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है और इसकी राशि बढ़ाकर अब वर्तमान में 25 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सांसद की गण पूर्ति के लिए कितनी निश्चित होनी चाहिए सदस्य की संख्या। तो संसद की गण पूर्ति के लिए सदस्य संख्या कितनी, 10वां, 2/3, 1/3 या 1/8 भाग है। तो अगर पॉलिटी पढ़ रहे होगे, आप पढ़ रखे होगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, पहला 1/10वां भाग। संसद की बैठक को सुचारू रूप से चलाने के लिए मिनिमम सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1/10। डेविस कप किस खेल से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन आप देखे होगे, मिलता ही है क्वेश्चन एग्जाम में, क्या हो जाएगा, टेनिस। नहीं, फुटबॉल नहीं होगा, टेनिस होगा। नेक्स्ट, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे वर्षा वन के बारे में बात कर रहा है ना, और नीचे में आप देख रहे होगे सेल्वास, पेरियरी, पंपास, ये सारे घास के मैदान है ना, तो ये वर्षा वन को ही घास का मैदान कहा जाता है। और बात कर रहा है ब्राज़ील का, तो ब्राज़ील में कौन सा पाया जाता है, सेल्वास। डाउन्स सुने होंगे, पेरियरीज सुने होंगे, ये सारे के सारे, पंपास सुने होंगे, ये सारे के सारे घास के मैदान है। आप कहीं ना कहीं इसे पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कालक्रम के अनुसार अगला पद क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट था तो मैं इसे सुधार दिया हूँ। अब ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, रीजनिंग का नहीं है। रीजनिंग तो ही है, साथ ही साथ केमिस्ट्री का ही है। तो आप देख लो, यहाँ पे 3 है, 6, 9 और 12। नेक्स्ट नंबर होना चाहिए 15, ठीक है। 15 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 15 है और यहाँ भी 15। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से तत्व का एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो 15 होता है किसका, फॉस्फोरस का, बिल्कुल सही। इसका आंसर हो जाएगा बी, फॉस्फोरस। नेक्स्ट, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाई जाती है। यहाँ महीना पूछ रहा है, एग्जैक्ट डेट नहीं पूछ रहा है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाई जाती है। 8 अक्टूबर को मनाई जाती है यानी अक्टूबर महीने में। नेक्स्ट, ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6A25 जो 11 से विभाजित हो, 6A25, और ये डिवाइड किससे होना चाहिए, तो ये डिवाइड होना चाहिए 11 से, पूरा पूरा। 11 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि ऑड नंबर को आप क्या कीजिए, ऑड नंबर को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर वो इक्वल हो गया तो वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑड नंबर कितना हो गया, ये है 8, तो यहाँ पे भी ऑड नंबर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ऑलरेडी मेरे पास 5 है, क्या इसमें रखेंगे तो 8 होगा, 3 रखेंगे, और 8 - 8 कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आई होप कि ये छोटी छोटी बातें, डिविजिबिलिटी रूल, ऐसा क्वेश्चन पूछता है यार, ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी भी दरोगा भी मिनिमम 20 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है। मानक समय रेखा भारत का 82.5 डिग्री, सबको पता है। पूर्वी की पश्चिमी, हाँ बिल्कुल सही, पूर्वी। अच्छा, अगर 82.5 डिग्री को घंटा में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 5.5 घंटा ना, 5.5 घंटा आप जानते होंगे। तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है, ये भी आपको पता होगा। तो अगर 82.5 को 4 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा, 330 मिनट। और 330 मिनट को जब घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 5.5 घंटा। ये ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कोटोपैक्सी पर्वत चोटी किस देश में है। माउंट कोटोपैक्सी कहाँ है, इक्वाडोर में है। नेक्स्ट, वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन आते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तोते हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे। तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था यूपी में, यूपी के पटियाली में। पटियाला नहीं, पटियाली, तो क्या है, पटियाली। अब यहाँ पे पाटलिपुत्र है, पटियाला है और पटनपुर है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा पटियाला नहीं, पटियाली, यूपी का क्षेत्र। नेक्स्ट, जिमेक्स संयुक्त सैन्याभ्यास
आपको संयुक्त सैन्य अभ्यास अक्सर देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। अब जीमेक्स नाम से पता चल रहा है, जे मतलब होता है जापान, आई मतलब होता है इंडिया। जापान इंडिया अगर कहीं आपको दिख रहा है तो मार दीजिए, ठीक है। ये सब ज़्यादा ऐसा नहीं कि इसको याद करके रखना है यार, इजिली सॉल्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में उत्तरदायी होता है? धातु के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, विटामिन नहीं, यहाँ धातु के बारे में बात कर। आंसर क्या होगा? कॉपर, टीन। कॉपर, टीन, टीन का तो कोई जरूरत ही है ना, सोडियम, कॉपर, कैल्शियम, ये तीनों चाहिए, लेकिन इसमें से अधिक मात्रा में क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए, तो बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। नेक्स्ट, किम्बरले हीरे की खान केंद्र किस देश में स्थित है? किम्बरले हीरे की खान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, यानी अफ्रीका में, और काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आप लोग ये बता दो, भारत में स्थित हीरे की खान का नाम क्या है और किस राज्य में स्थित है? आंसर कमेंट में करना। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की संस्था कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था जिनेवा में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। WTO का मुख्यालय जिनेवा में ही है, यानी लास्ट में जो भी ओ आता है जैसे WHO, उसका भी मुख्यालय जिनेवा में ही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्त नहर है? कौन सी नहर सबसे व्यस्त है? पनामा, कील, बेलेंडा या कील नहर, सॉरी स्वेज नहर। स्वेज तो इसमें है ना, राइन नहर। इसका आंसर हो जाएगा कील नहर। अच्छा देख लीजिए, लाइक की हैं कि नहीं की हैं तो कर दीजिए। मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? किस समय मंदिर बनाने का निर्माण शुरू किया गया था? तो ये किया गया था गुप्ता डायनेस्टी में, ठीक है, गुप्त काल में। और गुप्त काल में ही बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कुमारगुप्त के समय में, 5वीं शताब्दी में। नेक्स्ट, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था, कौन किया था? तो मिनांडर को जो पराजित करने वाले हैं वो और कोई नहीं, पुष्यमित्र शुंग होंगे। नेक्स्ट, आप लोग क्वेश्चन पढ़ ही रहे होगे, आंसर लगा ही रहे होगे, तो स्पीड रखना थोड़ा, और अगर मैं आपको लग रहा है कि मैं धीमा हूं तो आप स्पीड बढ़ा लो अपना। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठे थे? इजी क्वेश्चन है ना। मौर्य मगध को हराकर, यानी नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे थे 322 ईस्वी में। सहायता करने वाले कौन है? चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है अथर्ववेद में, जिसके लेखक कौन थे? अथर्व ऋषि थे। अथर्ववेद में ही पुत्री के जन्म को अभिशाप माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने MBT के शासनकाल में आए थे इब्न बतूता। मोरक्को का यात्री था, 1333 ईस्वी में आया था, और इसकी विद्वता से प्रसन्न होकर MBT ने इब्न बतूता को मोरक्को का काजी नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट, दिए गए प्रश्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। दीवाने खैरात, दीवाने अर्ज, दीवाने कोई और दीवाने मुस्त खराज। दिल्ली डायनेस्टी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप देखे होंगे, थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट में आता है। डिफिकल्ट इसको नहीं कहेंगे, अगर आप पढ़े होगे तो ये आपकी किताब में होगा, इवन लूसेंट में नहीं, क्राउन में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि क्राउन आप अच्छे से पढ़ो। इसका आंसर हो जाएगा दीवाने मुस्त खराज। दीवाने मुस्त खराज फिरोज शाह तुगलक के समय में नहीं, खिलजी के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसकी स्थापना की गई थी, दीवाने मुस्त खराज। बाकी सब सही है। और ये नहीं पूछ रहा था ना, तो नहीं शब्द पे थोड़ा फोकस करना आप लोग। नेक्स्ट, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त कर लिया? हरम दल से मतलब अकबर के साम्राज्य में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अकबर पे तानाशाही करने लगे थे अकबर के साथ। अकबर का एक संरक्षक था बैरम खां भी, ठीक है। तो अकबर को ऐसा लगने लगा कि बैरम खां क्या करेगा, हमारे साम्राज्य को अपने अधीन कर लेगा, और काफ़ी समय तक किसी के साथ अपना साम्राज्य छोड़ कर रखना अच्छी बात नहीं है। तो 1563 में अकबर ने अपने आप को हरम दल से मुक्त कर लिया, और बैरम खां को बोला, ऑप्शन दिया कि भाई या तो आप हमारे राज्य में काम कीजिए, और या आप क्या कीजिए, तीर्थ यात्रा पे चले जाइए, ठीक है, मक्का मदीना की यात्रा पे। बैरम खां भी चला गया मक्का मदीना, और रास्ते में बैरम खां की हत्या कर दी गई। ये सारे स्टोरी आपको पता होगा। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? बंगाल को भारत का स्वर्ग। तो बंगाल का नवाब का नाम ये सारा का सारा है। ये है सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, अली बर्दी खां। मीर जाफ़र वो है पहला पहला बंगाल का नवाब, जिसे अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था बंगाल का नवाब प्लासी के युद्ध के बाद।
सिराजुद्दौला और अलीवर्दी खां, तो इसका आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खां। सिराजुद्दौला कौन है? तो अलीवर्दी खां का नाती है। अलीवर्दी खां को कोई पुत्र नहीं होता ना। नेक्स्ट, 3 पुत्री होती है जिसमें एक का नाम होता है घसीटी बेगम। बड़ा इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री, अगर आप पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा पढ़ने में, चाहे हिस्ट्री हो पॉलिटी हो, बस इंटरेस्ट लो आप। बंगाल विभाजन प्रभावी लागू कब हुआ? बंगाल विभाजन लागू कब हुआ ये पूछा जा रहा है आपसे। 1905 सब जानते हो, चारों ऑप्शन आपका 1905 दिख रहा है ना। अब बताओ कौन सा? अक्टूबर, बिल्कुल सही, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया। नेक्स्ट, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार, पंजाब, उड़ीसा, झारखंड। अगर आप बिहार और झारखंड ले रहे हो तो गलत हो, उड़ीसा में हुआ था भूमिज विद्रोह। नेक्स्ट चलते हैं, जलियांवाला बाग जांच के संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब की गई थी? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था 1920 में ही जलियांवाला बाग की जांच के लिए। 1919 में किया गया था, लास्ट 1919 में, और वो 1920 में अपनी रिपोर्ट क्या कर दिया था? प्रकाशित कर दिया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि जनरल ओ डायर जो किए हैं उनका वो कर्तव्य था, और जनरल ओ डायर को इसका क्या किया गया? इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया गया और मुक्त कर दिया गया, और अच्छी खासी धनराशि देकर उसे इंग्लैंड भेज दिया गया। जब ये बात उधम सिंह को पता चली तो उधम सिंह इंग्लैंड जाकर उसको मार कर आए हैं। भारतीय ऐसे हैं, छोड़ेंगे नहीं। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। अलकनंदा और पिंडार नदी, अच्छे से मैं ये बात आपको बताया था। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, इस सारे के बारे में हम लोग बात किए थे। यहाँ से एक आती है हमारी क्या? भागीरथी, और यहाँ से आती अलकनंदा नदी। यहाँ से है कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, यहाँ पे हमारा है देवप्रयाग, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी क्या करते हैं? आपस में मिल जाते हैं, और ये आगे की जलधारा जो है वो हमारी क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम अच्छे से क्लास में जिक्र किए थे। इसका आंसर क्या होगा? आप इसका आंसर हमें कमेंट में करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो कार्बनिक पदार्थ की बहुलता किस में होगी? बिल्कुल सही, काली मिट्टी में होगी। तो आंसर काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी महाराष्ट्र के दक्कन पठार के क्षेत्र में पाया जाता है। काली मिट्टी को कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट, दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ता है। अभी मैं कल के क्लास में मैं इस पे जिक्र कर रहा था। हाँ, वैसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिकली वीक है, आप मेरे पास आ जाइए। मैं आपका बिल्कुल आपसे फ़ी नहीं लेने वाला। जो भी हो सकेगा हमसे संभव मैं आपका मदद करने वाला हूँ। बस आप पढ़ो, मैं सपोर्ट करने वाला हूँ, चाहे वो कॉपी हो, किताब हो, या पढ़ाई से हो, जैसे भी हो मैं कोशिश करूँगा मैं आपका सपोर्ट करूँ। बस अब जहाँ पहुँचना चाहते हो यार पहुँचो। ठीक है, तो ज़्यादा इरिटेट नहीं होना कि कहाँ पढ़े। और जीके, अगर थोड़ा सा भी समझदारी आ गया होगा आप में, तो आप एक बात रिकॉग्नाइज की होगी कि सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है जीके, खास करके बिहार के लिए। दरोगा में 100 क्वेश्चन जीके, बीपीएससी में 150 क्वेश्चन जीके, मेंस में भी जीके, दरोगा के में भी मेंस में जीके। ठीक है, बीएसएससी का एग्जाम में भी आप देने वाले हो तो देखे होगे 50 क्वेश्चन हमारा आता है जीके से, और 25 क्वेश्चन आता है हमारा साइंस से। तो यानी 50% तो कवर कर लेता है जीके। रीजनिंग 50 क्वेश्चन और मैथ 25 क्वेश्चन। तो रीजनिंग तो वैसे भी कॉमन लोग बना देंगे। रिजल्ट यहाँ से होने वाला है, ये सबको पता है कि जीके से ही और साइंस से ही रिजल्ट होने वाला है। बीपीएससी में बैठोगे तो 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन आपको साइंस का मिलेगा, एग्जैक्ट 30 क्वेश्चन, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 बायो। तो बिना जीके का आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, मैथ पढ़ो अच्छी बात है, लेकिन जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान में, कल क्लास में पढ़ाया था। इसका आंसर हो जाएगा डंकन पास, जिसे डेक्कन पास के नाम से जानते हैं। ये 11 डिग्री चैनल पर स्थित है, और इसी के जस्ट नीचे हमारा क्या है? इसी के जस्ट नीचे है 10 डिग्री चैनल, उसके नीचे है 9 डिग्री चैनल, उसके नीचे 8 डिग्री चैनल, और जस्ट उसके नीचे है ग्रेट चैनल। ठीक है, जो अंडमान और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। ये सारी बातें हम अच्छे से कर लिए थे। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय का भाग है? हिमालय का भी बारे में बताए थे। हिमालय के 4 भागों में बांटा गया हिमालय को, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। सर सिडनी बुराड़ ने हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा था। कुमायूं हिमालय, शिवालिक हिमालय, नेपाल हिमालय, और हमारा एक था असम हिमालय। तो ये सारी बातें हम कर लिए थे। अब यहाँ नंदा देवी और नंगा पर्वत के बारे में बोल रहा है, तो ये हमारा हिमाद्री यानी महान हिमालय जिसे कहते हैं, और महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, पता होगा ना। ग्रेट हिमालय पे ये स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नंगा पर्वत हमारा जम्मू कश्मीर में आ जाएगा, और नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक, नामचा पर्वत यानी अरुणाचल प्रदेश
तक हिमालय का विस्तार है, और उसके बाद हिमालय क्या हो गया, मुड़ गया है। ठीक है, ये सारी बातें हम अच्छे से किए थे। म्यांमार के साथ भारत के कितने भारतीय राज्य सीमा लगाते हैं, मैप से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और पूछने की संभावना भी बनी रहती है। ये बीपीएससी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। 4 राज्य लगाते हैं, बिल्कुल सही, अरुणाचल प्रदेश लगाएंगे, इसके नीचे हमारा नागालैंड हो जाएगा, इसके नीचे मणिपुर हो जाएगा और इसके नीचे मिजोरम हो जाएगा। ये 4 राज्य जो इस तरीके से हैं, यही हमारा सीमा लगाते हैं म्यांमार से। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था, बर्मा था। नेक्स्ट, काराकुम रेगिस्तान स्थित है कहाँ, कराकुम रेगिस्तान। तो कराकुम रेगिस्तान जो है वो तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित है, बैकाल झील, ओनेगा झील, लाडेला झील या विनिपेगा झील। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लाडेला झील, ये रूस में स्थित है। दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू अवेष्टित देश है। सारा का सारा मैप का क्वेश्चन है, वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बीपीएससी 7 से 8 क्वेश्चन वर्ल्ड मैप से पूछता है और इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या बोल रहा है, भू अवेष्टि। तो भू अवेष्टि जो होगा वो होगा पलाओ, वो पलाओ ने जो हम लोग खाते हैं, बस याद रखिएगा। भू अवेष्टि मतलब क्या होता है, तो वैसा क्षेत्र जिसके चारों ओर भूमि हो, जो समुद्र से सीमा नहीं लगाता हो। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, पंबा नाम से ही पता चल रहा है ना कि ये दक्षिण के क्षेत्र में होंगे। ठीक है, तो दक्षिण के क्षेत्र में होंगे तो अच्छा, राजस्थान को आप इलिमिनेट कर सकते हो कि उत्तर में है, महाराष्ट्र को भी इलिमिनेट कर सकते हो कि ये भी उत्तर में आता है। एक्चुअली में इसमें दक्षिण में माना जाता है, लेकिन ये उत्तर दक्षिण के मध्य क्षेत्र में महाराष्ट्र आता है, तो इसको भी हटा दो। अब 2 बचा ना, इसका आंसर हो जाएगा केरल, बिल्कुल सही। एलिमिनेशन टेक्निक से आप आंसर कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे छोड़ दो। एटलीस्ट 4 में से 2 ऐसे होंगे जो हर बार एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 बचेंगे। अब चांसेस है कि 2 में अगर निगेटिव मार्किंग कम है, यानी 1/4 है, दरोगा तो 1/10 देता है, आप जानते हो। बीपीएससी का बात करें तो बीपीएससी 1/3 देता है। तो अगर बीपीएससी में 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो तो सफिशियंट है यार, क्योंकि 90-91 क्वेश्चन कटअप जाता है, ये आपको पता है। फिर भी अगर लेना है ऐसा क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट इजीली ले सकते हो, 50-50 चांस ले सकते हो, लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक के बाद। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1830 के दशक में पटना केंद्र था। अभी मैं कुछ 3-4 दिन पहले ये मैं वीडियो में करवाया था, बहावी आंदोलन के बारे में मैं बताया था। इसका आंसर हो जाएगा बहावी आंदोलन। सर सहमद सैयद बहाब के नेतृत्व में ये बहावी आंदोलन किया गया था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था, बहुत अच्छा है, सारे के सारे लोग बिहार आए थे। पीटर मुंदी है, जॉन मार्शल है, राफल फिच है ना, ये सारे के सारे लोग आए थे। इसमें आंसर हो जाएगा राल्फ फिच। नेक्स्ट, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। अभी मैं 4 दिन पहले ये वीडियो डाल चुका हूँ बख्तियार खिलजी के बारे में। 1198 में बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और हमारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी बस यहीं 500 मीटर में हमारे दफन है, इमादपुर में। बिहार शरीफ का इमादपुर जो क्षेत्र है वहीं पर बख्तियार खिलजी का मकबरा है। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी थे जो बिहार पे प्रथम मुस्लिम राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट, चीनी यात्री इतिसंग बिहार में भ्रमण करने कब आया था। इतिसंग 7वीं शताब्दी में आए थे। ऑप्शन 7वीं शताब्दी, अच्छा 2 ऑप्शन है ना 7वीं शताब्दी, इसका आंसर हो जाएगा 673। ठीक है, याद कैसे रखना है, 7 और 8 को 20 से काट देना। कैसे भी याद कर लो यार, याद करना है एग्जाम में बस। विश्वविद्यालय किस लिए, मालदा नहीं होगा वहां पे, नालंदा विश्वविद्यालय होगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, सबको पता है, बेसिक क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है। आ गया क्वेश्चन करंट का, ये जनवरी का क्वेश्चन है, इंद्रमणि पांडे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता को रद्द कर दिया। कितना अजीब बात है ना, भारत में कुछ भी हो जा रहा है, सरकार वो जो हमारे हैं एजुकेशन मिनिस्टर कुछ भी कर दे रहे हैं। अभी देखो, अभी इलेक्शन आ रहा है ना, इलेक्शन आया है ना, 2020 कोई रेलवे की वैकेंसी नहीं, 2021 कोई रेलवे की वैकेंसी नहीं, 2022 कोई रेलवे की वैकेंसी नहीं, 2023 कोई रेलवे की वैकेंसी नहीं, 2024 5000+ रेलवे की एएलपी की वैकेंसी निकली है। तमाशा बना के रखा है ना सरकार जनता का।
यूपी में क्या हुआ, कांस्टेबल का एग्जाम होता है और पेपर लीक, मजाक चल रहा है ना। 30 लाख और 35 लाख लोग बच्चे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। सरकार युवाओं का ये हाल कर चुकी है ना कि दीमक होता है ना, दीमक, ऊपर से सब कुछ अच्छा रहता है और अंदर से लकड़ी सड़ के खत्म कर दिया जाता है लकड़ी को। सेम भारत का स्थिति चलता जा रहा है। कर्ज का रेट कहां से कहां चला गया, लोग पागल हो रहे हैं, खास करके युवा, यूथ परेशान हो चुके हैं। आप ये सीक्वेंस देख लो ना जी, एक भी ये 4 साल में कोई वैकेंसी आई रेलवे का? अभी इलेक्शन का टाइम है तो 5000 वैकेंसी दी है, वो भी 5000। भाई 2 लाख से ज़्यादा सीट रेलवे में खाली है, अनुकंपा पे वो जॉब देना चाहते हैं। मजाक बना के रखे हैं आप स्टूडेंट के साथ। 4 साल 5 साल 6 साल लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनका एज चला जा रहा है और आपको एग्जाम लेने का टाइम नहीं है, इलेक्शन करवाने का टाइम है। पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव होगा और 1 महीने के अंदर अंदर चुनाव का रिजल्ट आ सकता है। और वो प्रिडिक्टेड है कि हाँ इस दिन हम इलेक्शन करवा लेंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला, बच्चे मरते रहे। और ये युवा का भी गलती है, ठीक है, युवा भी इसके पीछे जिम्मेदार है। एग्जाम वोट देने के समय में वो कुछ भी नहीं सोचते कि वोट हम किसे दे रहे हैं। धर्म जाति के नाम पर अगर वोट दीजिएगा तो आपके साथ यही किया जाएगा और सही किया जा रहा है। मैं तो चाहता हूं कि फिर से हमारी मोदी सरकार सत्ता में आ जाए ताकि लोग हाथ में कटोरा लेके रोड पे चले आए और भीख मांगना शुरू कर दे, और यही होगा, देख लेना। खैर आते हैं यूजीसी नेट के बारे में। अगर किसी को बुरा लगा होगा तो कोई बात नहीं, लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगना भी चाहिए आप लोग को बुरा, ठीक है। एक सामान खरीदने जाते हो तो पहले देखते हो ना कि वो एक्सपायरी डेट है कि नहीं है। 5 साल के लिए किसी को सरकार हाथ में अपना दे रहे हो, वो देखने में शर्म आता है कि 5 साल की ये सरकार बैठेगी, हमारे लिए क्या करेगी। बजट कभी आता है, कभी बजट को देखे हो कि हमारे लिए क्या प्रोविजन किया जा रहा है, कभी देखे हो बजट को? समझ में आता है बजट? जिस देश की जनता बजट को नहीं समझ पाती है और वो देश प्रोग्रेस करेगा, ये हम सोच भी कैसे सकते हैं। किसानों पे लाठियां बरसाई जा रही है और जो हमारा अडानी अंबानी के जो लोग हैं वो बैठे बैठे कर्जा माफ कर दिया जा रहा है, मजाक बन रहा है हमारे देश का ना। खैर ये सारी बातें बेकार की बातें है। अब देखो यूजीसी में डिग्री को एलिमिनेट कर दिया। अब ये डिग्री क्या चीज का था? तो ये डिग्री था हमारा एमफिल का। एमफिल की डिग्री की मान्यता रद्द कर दी। करिए, आपकी मर्जी है, जितना करना है कीजिए, ठीक बात है, जनता भुगत रही है, भुगतेगी। रानी माग्रंथ द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन बने हैं? तो डेनमार्क के नए राजा जो बने हैं वो है क्राउन प्रिंस क्रिश्चियन। नेक्स्ट, नए निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु कितनी होगी? अब ये डिसाइड करेगा गवर्नमेंट कि कोचिंग में कितने वर्ष की उम्र के बच्चे पढ़ेंगे। यहाँ डिसाइड किया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे कोचिंग में पढ़ने नहीं जा सकते हैं। यानी अगर आपका मन है कि मैं 12 वर्ष में जाकर यूपीएससी के बैठकर तैयारी पहले से करूं तो नहीं, आप नहीं जा सकते हैं जब तक 16 वर्ष आपका नहीं हो जाए। और अगर आप जाइएगा तो कार्रवाई आप पे नहीं होगी, कोचिंग संस्थान पे कार्रवाई की जाएगी। वैसे टीचर जो कम से कम ग्रेजुएशन, जिनके पास ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं है, वो कोचिंग संस्थान में पढ़ा भी नहीं सकते हैं। मतलब कि आप अपना लाइवलीहुड भी अपने तरीके से कमा नहीं सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट गया भूइयां के खेत में। नेक्स्ट, 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले का 113वां जन्म दिवस मनाया गया। वो कौन थी? सावित्रीबाई फुले के बारे में सब लोग जानते हैं और अगर जो नहीं जानते उन्हें जानना चाहिए। सावित्रीबाई फुले वो महिला है जो पहली भारतीय शिक्षित महिला है, जिन्होंने शिक्षा में सबसे पहले कदम रखा, शिक्षिका बनी, समाज के ताने सुने, फिर भी समाज को उन्नति के रास्ते पर अग्रसर रखा। और इनके बारे में इतिहास में पता नहीं है कि ये कौन थे। इतिहास में ये कहीं पढ़ने के लिए भी जिक्र में नहीं आता है सावित्रीबाई फुले कौन थी। तो ये जो कांग्रेस और बीजेपी जो तमाशा बना के रखी है ना देश का, ये तमाशा ना चलता रहेगा और हम लोग बस वो टफली बजा रहे हो, हम लोग बंदर हैं, घूमते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सीपीएफ की पहली प्रमुख कौन थी? तो सीपीएफ की पहली प्रमुख महिला थी नीना सिंह। इसे जो पहली शब्द लग जाता है ना वो करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये होगा नीना सिंह। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के गवर्निंग बोर्ड के पहले भारतीय सदस्य कौन बने? तो ये पहली पर फोकस करना है, ये बार बार यही पूछता है, वो भी भारतीय सदस्य। तो इसमें आंसर हो जाएगा बीटा दानी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया?
तो उत्तर प्रदेश में पहला कन्या सैनिक स्कूल हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने ही उद्घाटन किया है मेरठ में। तो यहाँ पे मेरठ है कहीं पर, मथुरा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 पुरुष एकल खिताब जीता है? वो खिलाड़ी कौन है? तो वो खिलाड़ी और कोई नहीं है, चिराग सेन है। लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर में भारत की पहली AICT, ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, AI काफ़ी चर्चे में है और AI से बनता है कि ये मेंस में क्वेश्चन BPSC में बन सकता है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा। तो AI जो है ये खोला गया है लखनऊ में। आगे चलते हैं। तो हो गया हमारा द एंड। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसे ही क्वेश्चन पे बात करेंगे। वीडियो में मैं जो बता रहा था, जो जानकारी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस उतना ही जानना है। बाकी क्या कर रही है सरकार, इस पर फोकस नहीं करना है, इरिटेट हो जाओगे। अपना काम करो ईमानदारी से, जो होना है वो होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं, बाय।